Hello everyone, myself Akanksha Tripathi from Sri Krishna University Chhatarpur, Department of Physics। मैं आज आपको बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड फिफ्थ सेम के टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि आखिरकार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, इसका पूरा मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी और साथ ही में इसको एनर्जी एंड टाइम के टर्म से मैं एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर पोजीशन के टर्म में इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इन 1927 हाइजेनबर्ग प्रोपाउंडेड ए प्रिंसिपल कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब कि 1927 में कब हमारा ये 1927 में हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया जिसे क्या कहा जाता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वर्ड यूज किया है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो मैंने पहले जो लेक्चर दिया था उसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था ड्यूअल नेचर के बारे में और थोड़ा सा यहाँ भी डिस्क्राइब कर देती हूँ, जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर होता क्या है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आखिरकार है क्या ये ड्यूअल नेचर। तो हमें पता है कि हमारी फिजिक्स की क्या होती है, दो ब्रांचेस होती हैं। एक होती है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स, एक कौन सी होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स, और दूसरी होती है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। अब जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में चिरसम्मत सांख्यिकी, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या बताया जाता है कि जो हमारी लाइट जो होती है वो किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है, वो हमारी ट्रेवल करती है वेव के फॉर्म में, यानी कि तरंग के रूप में। इसीलिए जो आपकी जो लाइट रहती है, तो हमने अभी जो हमारा ऑप्टिक्स में हम जिसे यानी प्रकाशिकी में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब किस पर रिलेटेड है, ये सब हमारी वेव थ्योरी के बेस पर रिलेटेड रहती हैं, वेव थ्योरी के बेस पर। और जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स होती है वो क्या कहती है कि जो लाइट जो होती है वो एनर्जी यानी ऊर्जा के जो छोटे छोटे बंडल होते हैं या पैकेट जिन्हें बोला जाए उसके फॉर्म में होती है, जिसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कहा गया कि लाइट जो है किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, वेव के फॉर्म में यानी तरंग के रूप में। और जो क्वांटम मैकेनिक्स आई, क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या बोल दिया कि लाइट जो है वो फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब यहाँ से हमारा निकल आया ना कि ड्यूअल नेचर, यानी लाइट वेव की तरह भी बिहेवियर कर रही है और साथ ही साथ हमारा किसके फॉर्म में वो है कि फोटोन के फॉर्म में। तो अब इसके बाद ये तो हो गया लाइट की, यानी लाइट का क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। यहाँ से कहीं ना कहीं एक बात एक क्लियर होती है कि जो वेव और पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एसोसिएट रहते हैं। ये वेव और पार्टिकल क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ एसोसिएट यानी जुड़े हुए रहेंगे। अब हमारा जो यहाँ से ड्यूअल नेचर हो गया, तो ये तो हो गया सिर्फ किसके लिए, लाइट के लिए। अब जो हमारे 1924 में लुइस डी ब्रोगली जो थे, इन्होंने क्या, डी ब्रोगली जो सिद्धांत था, इनकी जो हाइपोथेसिस थी, इन्होंने इसमें क्या बोला कि सिर्फ जो ड्यूअल नेचर जो होता है वो सिर्फ लाइट का नहीं होता है, ये जितने भी मूविंग पार्टिकल जो होते हैं उन सभी में क्या होता है, ड्यूअल नेचर पाया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, ड्यूअल नेचर का। और इस साथ में जो आज में हाइजेनबर्ग, अब हम आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ओर। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जितना फिजिक्स में यूजफुल है उतना ही हमारे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल रहेगा। तो अब हम चलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मेन रूप से कि इनका मतलब जो डेफिनेशन क्या होती है, इन्होंने क्या बोला था। तो इन्होंने क्या बोला था, जैसे कोई पार्टिकल हो गया। अब एक कोई पार्टिकल है, जब ये मूव कर रहा है यानी गति कर रहा है, तो इस पार्टिकल की एक किसी टाइम पर पोजीशन यानी स्थिति और उसी टाइम पर पोजीशन के साथ ही उसका क्या, मोमेंटम यानी संवेग,
एक साथ एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। अब कोई मतलब पार्टिकल हमारा जो है वो गति कर रहा है, तो इसके साथ ही हम क्या देखेंगे कि अब वो जिस टाइम पर वो गति कर रहा है, जिस मतलब उस पोजीशन में क्या करेंगे, उसी पोजीशन के साथ साथ हम इसका मोमेंटम जो है उसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ थी। अब इसका भी रीज़न है क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक जो फिजिसिस्ट थे वो कौन से थे, मैक्स बॉर्न। हमारे जो फिजिसिस्ट थे मैक्स बॉर्न, इन्होंने क्या बोला, जो पार्टिकल जो है यानी कण जो है वो गति कर रहा है तो उसका बिहेवियर वेव पैकेट, इस टाइप का हमारा जो वेव पैकेट रहेगा, इसके थ्रू इसका बिहेवियर शो किया जाता है। वेव पैकेट, यहाँ से वेव पैकेट की बात हो रही है, तो वेव पैकेट कैसे बनता है, वेव पैकेट हमारा बनता है कि बहुत सारी आपकी दो या दो से ज़्यादा जो वेव हो रही हैं वो अगर ट्रैवल कर रही हैं तो उनके सुपरपोजिशन से यानी अध्यारोपण से हमें क्या प्राप्त होता है, वेव पैकेट प्राप्त होता है। अब इन्होंने कहा कि जो पार्टिकल जो है, पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। इन्होंने किस कंडीशन में ये बोला था, इन्होंने बोला था साथ में ए वाली कंडीशन इन्होंने कब बोली थी, माइक्रोस्कोपिकली कंडीशन में, माइक्रोस्कोपिकली कंडीशन में ये तब बोला था। इन्होंने ये तो बोला कि मैक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकली में हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, है ना, नॉट मेजर मोमेंटम और पोजीशन एक साथ मेजर नहीं कर सकते। लेकिन मैक्रोस्कोपिकली कंडीशन में तो उन्होंने बताया था कि हम एक साथ मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सीधी सी बात है, जब पार्टिकल बड़ा होगा तो हमें पता एग्जैक्टली रूप से हम देख सकते हैं कि वो कहाँ पर पाया जा रहा है और कहाँ नहीं पाया जा रहा। तो हाइजेनबर्ग ने यही बोला था पहले कि मैक्रोस्कोपिकली कंडीशन यानी स्थूल स्तर पर किसी कण की पोजीशन और उसी पोजीशन पर मोमेंटम एक साथ मेजर किया जा सकता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली कंडीशन यानी सूक्ष्म स्तरीय स्तर पर किसी कण की स्थिति यानी किसी पार्टिकल की पोजीशन और उस पोजीशन पर उसका मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ पर क्या बता रहे थे कि क्यों नहीं किया जा सकता है, तो हमारे जो फिजिसिस्ट थे या साइंटिस्ट जो थे हमारे मैक्स बॉर्न, इन्होंने क्या बोला था, पार्टिकल का बिहेवियर जो है वो वेव पैकेट के थ्रू दिया जा रहा है। अब क्योंकि वेव पैकेट के, और वेव पैकेट किससे गति करता है यानी किससे मोशन करता है, ये करता है हमारा ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी मतलब बहुत सारी वेव जो हैं उन सभी की वेलोसिटी ऐड होके जो हमें मिलेगा और वो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो हमारी कहलाएगी ग्रुप वेलोसिटी। अब मैक्स बॉर्न के पोजीशन की बात आ रही है, तो पार्टिकल जो है यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो। अब इन्होंने ये बोला था मैक्स बॉर्न ने, क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन वेव पैकेट की लिमिट्स के बीच में अनसर्टेनिटी होती है, मतलब उसमें निश्चितता नहीं पाई जाती। एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि पार्टिकल यहाँ पाया जाएगा, कि यहाँ पर पाया जाएगा, कि यहाँ पर पाया जाएगा। कोई भी मतलब क्लियरली हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर पाया जाएगा। तो इस तरीके से क्या निकल आई थी इसमें, पोजीशन में अनसर्टेनिटी। अब इसके साथ ही मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये हमारा जो वेव पैकेट है वो किसके थ्रू जा रहा है, ये जा रहा है हमारा ग्रुप वेलोसिटी के द्वारा। अब ग्रुप वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी मतलब कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मतलब इसका, क्योंकि आप लोगों को पता है कि P = m/v होता है। ये हमारा क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला। संवेग बराबर होता है हमारा द्रव्यमान गुणा वेग। अब यहाँ से ये हमारी एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैक्स बॉर्न ने क्या बताया था हाइजेनबर्ग में कि क्यों इसकी मतलब आपका कि कैसे क्या रहता है, कि क्यों अनसर्टेनिटी होती है, क्यों क्या होता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि अनसर्टेनिटी का मतलब इसका जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले की ओर। तो जो हाइजेनबर्ग थे इन्होंने क्या बोला कि अनसर्टेनिटी, उसमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, इनका मल्टीप्लाई, पोजीशन में अनसर्टेनिटी को हम किससे शो करते हैं, डेल्टा x से, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा p से शो करते हैं। इनका मल्टीप्लाई जो हमारा क्या निकलता है, h/2π के इक्वल निकलता है। इसे हम h क्रॉस से भी शो कर सकते हैं। h क्रॉस की वैल्यू हमारी क्या होती है, h/2π
होती है। अब ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई कि हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, इनका न्यूमेरिकल फार्मूला क्या होता है। अब इसी को थोड़ा सा मैं वेव पैकेट के एग्जांपल लूँगी, वेव पैकेट के थ्रू आप लोगों को बता दूँगी कि कैसे हमारी अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो हम लेते हैं एक पहला वेव पैकेट। पहला वेव पैकेट हम जब लेते हैं तो ये जो वेव पैकेट लेंगे हम यहाँ पर, तो ये हम लेंगे कांस्टेंट वेवलेंथ का, यानी नियत तरंगदैर्ध्य का वेव पैकेट। ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव पैकेट। तो वेव पैकेट ए ऑफ कांस्टेंट वेवलेंथ, कांस्टेंट वेव लेंथ। ये हमारा जो वेव पैकेट है ये है हमारा कांस्टेंट वेवलेंथ का वेव पैकेट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब पार्टिकल जो है इस वाले वेव पैकेट में देखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, सभी जगह एक समान है। एम्पलीट्यूड क्या है, ए वाली वैल्यू, ये देखो यहाँ पर भी सभी जगह क्या है, एक जैसी है। अब पार्टिकल जो है हमें नहीं पता कि यहाँ पर पाया जाएगा कि यहाँ पर पाया जाएगा कि यहाँ पाया जाएगा कि यहाँ पाया जाएगा। इधर से क्या हो गया आपका पोजीशन में अनसर्टेनिटी, यानी पोजीशन यानी स्थिति में क्या आ गई, अनिश्चितता। अब आपका साथ ही में यहाँ क्या दिया गया कि वेवलेंथ कैसी है, कांस्टेंट है। वेवलेंथ हमारी कांस्टेंट है तो हमारा जो डी ब्रोगली रिलेशन होता है P बराबर H/λ, इस वाले रिलेशन से हम कह सकते हैं या देखते हैं कि जब हमारा लैम्डा कांस्टेंट है यानी नियत है तो हमारी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, डेल्टा P बराबर 0। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमारी क्या है, इन्फिनिटी है, डेल्टा x बराबर इन्फिनिटी, और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या है, 0 है इस वाले रिलेशन से। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे वेव पैकेट की ओर। दूसरा वेव पैकेट जो है हमारा ये रहेगा, इसकी कुछ रेंज रहेगी। यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये हमारा दूसरा वेव पैकेट है। तो वेव पैकेट बी in wavelength range lambda and lambda minus डेल्टा लैम्डा। पहले वाले में हमने देख लिया है कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी 0 निकली थी और पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमारी क्या निकली थी, इन्फिनिटी। अब दूसरे वाले वेव पैकेट में हम देखते हैं कि क्या होता है कि आपका जो लैम्डा है तो वेवलेंथ की रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में, लैम्डा एंड लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। यहाँ देखने वाली बात ये है आप लोगों को ध्यान देने की, माइनस डेल्टा लैम्डा। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही, माइनस डेल्टा लैम्डा। तो यहाँ पर अब देखना एम्पलीट्यूड इसका यहाँ पर कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, सिर्फ आपका एम्पलीट्यूड कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। लेकिन बाई चांस कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि शायद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाए, शायद पार्टिकल यहाँ हो जाए, तो कुछ अनसर्टेनिटी तो निकलेगी ही निकलेगी, यानी सम अनसर्टेनिटी रहेगी पोजीशन में। यहाँ हम लिख देंगे कि सम अनसर्टेनिटी। अब बात हो रही है हमारी किसकी आती है, मोमेंटम की। तो मोमेंटम में हम वही फॉर्मूला P बराबर H/λ से देखेंगे। तो हमारी जो लैम्डा वाली रेंज है तो वो लैम्डा एंड लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा के बीच में है। तो यहाँ से हमारी मोमेंटम में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी निकलेगी। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा निकले अनसर्टेनिटी और ना ही ये कह सकते हैं कि हम कि 0 होगी, लेकिन सम अनसर्टेनिटी मोमेंटम में भी रहेगी, सम अनसर्टेनिटी। ये हो गया हमारा दूसरा वेव पैकेट। अब हम चलते हैं तीसरे वेव पैकेट की ओर। तो तीसरा जो वेव पैकेट है तो ये बहुत छोटा वेव पैकेट लेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर P पॉइंट हो गया, इसको हम C नाम दे देंगे। वेव पैकेट
C of wide wavelength spread। यहाँ पर जो है वेवलेंथ का स्प्रेड जो हो रही है, यानी तरंग दैर्ध्य का जो फैलाव है बहुत ज़्यादा। तरंग दैर्ध्य का फैलाव मतलब यहाँ डेल्टा लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ना कि लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जो हमने पहले वाले वेव पैकेट में लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा लिखा था, तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से हमारा जो P बराबर H अपॉन लैम्डा है, इस वाले रिलेशन से हमारी डेल्टा P की वैल्यू क्या निकलेगी, मैक्सिमम। डेल्टा P यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, ये हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, मैक्सिमम। और जो हमारा अब यहाँ पर वेव पैकेट आप देखेंगे, दो वेव पैकेट हमारा क्या है, बहुत छोटा सा वेव पैकेट है, या तो पार्टिकल यहाँ होगा या यहाँ होगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो इसके पाए जाने की कहाँ पर है, P पॉइंट पर ही है। तो इसीलिए आपका अनसर्टेनिटी क्या होगी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमारी क्या निकलेगी, मिनिमम। इस टाइप से मैंने तीनों वेव पैकेट के साथ आपको एक्सप्लेन करके बता दिए कि कैसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा, जहाँ पर आप लोगों को पता है एम्पलीट्यूड ज़्यादा जहाँ पर होगा वहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की ज़्यादा होगी। इस टाइप से तीनों वेव पैकेट ये हो गए। अब हम निकालते हैं वेव जो न्यूमेरिकल फार्मूला था इसको एनर्जी एंड टाइम के टर्म्स में। तो पहला हम ले लें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम। इसके फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल फॉर्मूला था। अब हमें पता है कि जो पार्टिकल जो है वो गति कर रहा है यानी मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल कितना होता है, v बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर dx अपॉन dt। आप लोगों ने सब में 11th 12th में भी ये पढ़ा होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, कि विस्थापन परिवर्तन की दर जिसे बोलते हैं, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। अब हमारा जो पार्टिकल जो है मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम इस वाले इक्वेशन से। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो v इंटू डेल्टा टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें। फिर दूसरे में हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी रहेगी पार्टिकल की, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर हमने लिख लिया था कि v बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा x बराबर हमने क्या लिख लिया था, v इंटू डेल्टा टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया था। अब हम जो काइनेटिक एनर्जी का लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ हम E से डिनोट कर रहे हैं, तो E बराबर 1/2 mv²। और इसका हम क्या करें, डिफरेंशियल कर लें, तो डेल्टा E बराबर 1/2 mv, इसका 2v हो जाएगा, और डेल्टा v 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा E बराबर हमारा क्या निकल आएगा, m इंटू डेल्टा v और a v। m इंटू डेल्टा v मैंने पहले ही बताया था, संवेग का फॉर्मूला यानी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर डेल्टा E बराबर हमारा क्या निकल आएगा, डेल्टा p इंटू v। तो यहाँ पर हमारा जो डेल्टा p की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या निकल आएगा, डेल्टा E अपॉन v। इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइंड करके लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डेल्टा x इंटू डेल्टा p। डेल्टा x इंटू डेल्टा p से हम यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या कितनी निकली है, v इंटू डेल्टा t। तो v इंटू डेल्टा t मल्टीप्लाई डेल्टा p की वैल्यू कितनी निकली है, डेल्टा E अपॉन v, v से v कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा x इंटू
डेल्टा पी बराबर डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा ई और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हम बता ही चुके हैं किसके बराबर होता है, नियर इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो डेल्टा ई अपॉन इंटू डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर एच अपॉन 2 पाई। यही तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, यानी हमें हाइजेनबर्ग को एनर्जी और टाइम के टर्म्स में निकालना था। तो ये हमारा एनर्जी और टाइम के टर्म्स में सॉल्व हो गया। अब इसी को हम किस में निकालेंगे, दूसरा रहेगा आपका इन एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम। जो हमारा एंगुलर पोजीशन होता है इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डेल्टा फाई बराबर होता है हमारा डेल्टा एक्स अपॉन आर। यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो क्या निकलाएगा, आर इंटू डेल्टा फाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। फिर इसके बाद हम किसकी निकालेंगे, हमें क्या है, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला लिखना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जे बराबर आर इंटू डेल्टा पी। तो यहाँ सर हम डेल्टा पी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डेल्टा जे अपॉन आर, इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद हम इसको भी जैसे हमने फर्स्ट वाले में सॉल्व किया था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर डेल्टा एक्स की वैल्यू आर इंटू डेल्टा फाई और डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, डेल्टा जे अपॉन में आर से आर कैंसिल। तो हमारा क्या निकल आया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर निकल आया हमारा डेल्टा फाई इंटू डेल्टा जे। अब वही जो हमने फर्स्ट वाले में किया था वैसे ही इसकी वैल्यू यानी डेल्टा फाई और डेल्टा जे की वैल्यू हमारी क्या निकली, लगभग बराबर यानी नियर इक्वल टू निकली एच अपॉन 2 पाई, है ना। अब ये जो चीज थी यहाँ पर एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम के टर्म में हमारी निकल आई। अब जो हमारा यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, डेल्टा एक्स तो मैंने बता दिया था कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी होती है, डेल्टा पी बता दिया था मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है, और h अपॉन 2 पाई जो रहता है वो h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। तो h को हम क्या लिख दें, प्लांक कांस्टेंट, और h की वैल्यू यहाँ पे लिख दें, h की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और एक हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका जो h अपॉन 2 पाई होता है, ये पूरी जो क्वांटिटी होती है वो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और 2 पाई क्या है, आपका कांस्टेंट ही क्वांटिटी है। तो इस टाइप से आपका h अपॉन 2 पाई जो निकला पूरी तरीके से कांस्टेंट क्वांटिटी है। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करने वाली है कि अगर डेल्टा एक्स जो है वो अगर उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा निकलेगी तो आपकी डेल्टा पी में वैल्यू क्या, डेल्टा पी यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर डेल्टा पी की वैल्यू यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा निकलेगी तो आपका जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो हमारी कम निकलेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर, h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। देखो, क्योंकि आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूँ, 5 इंटू हमें 20 ये किसके बराबर निकालना है, 100 के बराबर निकालना है। अगर हम 5 की यहाँ पर वैल्यू कम कर रहे हैं तो हमें 20 की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, है ना। और अगर हम 20 की वैल्यू कम कर रहे हैं, अगर हम 5 की कम कर रहे हैं तो 20 की बढ़ाएंगे, और 20 की अगर कम करेंगे तो हमें 5 की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका मैंने ये बता दिया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, इसको एनर्जी और टाइम्स के टर्म में भी सॉल्व करके दिखा दिया, एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम के टर्म में भी सॉल्व करके दिखा दिया, और ये भी बता दिया कि आखिरकार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है बिल्कुल सी कि माइक्रोस्कोपिकली कंडीशन में किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसी पोजीशन में
पार्टिकल का मोमेंटम एग्जैक्टली एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता है। तो अब इसके बाद जो इसका डेरिवेशन जो रहेगा वन डायमेंशनल वेव पैकेट के लिए, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।